सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में हम लोग एच एस थर्ड सेमेस्टर ए बी टी 2026 का इकोनॉमिक्स का एक पेपर डिस्कस करेंगे जो कि ए सी 289। ठीक है, तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का 3 सेट दिया हुआ है आपके ए बी टी ए में इस साल के, और तीनों ही बंगाली में है, लेकिन मैं आपके लिए ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लाया हूँ। तो इसको बगैर देरी के आज हम लोग शुरू करेंगे। इसमें मैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। आपको अगर आप खुद से कर पाओगे तो खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, और जो मैं बताऊँ उसको नोट करिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी जीएनपी एट मार्केट प्राइस गिव्स। तो जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमको पता है कि ग्रॉस से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हम नेट में चल जाते हैं। तो क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हेन नेशनल इनकम इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर प्राइसेस इट इज कॉल्ड। तो करंट ईयर की बेसिस पर अगर हम इसको निकालेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। अगर हम इसको बेस ईयर की प्राइस पे निकालते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, इनमें से नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड नहीं होगा? तो आपको पता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो प्रॉफिट है वो इंक्लूड किए जाते हैं, वर्कर्स के वेज भी इंक्लूड होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के सैलरी भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो पेंशन होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि ये एक तरह के ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, और जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। चलिए, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। in any year if GNP at factor cost is equal to 1000 crore, indirect tax is equal to 250 crore and subsidy जो है वो 125 करोड़ है, then GNP at market price for that year will be। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि GNP at market price हमें निकालना है। मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, GNP एट मार्केट प्राइस हमें निकालना है, हमें GNP एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। तो हमको पता है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में हम लोग कैसे जाते हैं, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को जो है जोड़ देते हैं और सब्सिडी को माइनस कर देते हैं। तो इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा? 1250 करोड़। उसमें से फर्दर सब्सिडी को माइनस करिएगा तो आएगा 1125 करोड़। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट एंड रीजन। ठीक है, यहाँ पर आपको असर्शन रीजन टाइप दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर स्टेटमेंट है इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम आर इक्वल। ठीक है, सही बात है। अ क्लोज्ड इकोनॉमी हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज। सही बात है, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी में जो है जो बॉर्डर बैरियर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो और हम लोग फॉरेन कंट्री के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखते। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो हमारा डोमेस्टिक इनकम होता है वही हमारा नेशनल इनकम होता है। तो यहाँ पर होगा स्टेटमेंट ए एंड रीजन आर बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 है एन एन पी एट मार्केट प्राइस एंड एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल व्हेन। तो आपको पता है ये कब इक्वल होंगे? जब हम लोग जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी को हटा देंगे। ठीक है, तो देयर इज नो इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है द फॉर्मूला फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर, यानी जीडीपी डिफ्लेटर इज। तो नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। और याद रखिएगा, कभी ऐसे पूछ सकते हैं कि ये हमको क्या देता है, तो ये हमको देता है इन्फ्लेशन, महंगाई के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 8 है एग्रीगेट डिमांड इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद गवर्नमेंट सेक्टर विल बी। तो ये क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इनकम एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर क्लोज ना बोल के ओपन इकोनॉमी बोलता तो यहाँ पर हम लोग ये लेते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ कंजम्पशन फंक्शन इज C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको पता है कि अगर कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई होगा तो ऐसे केस में ए पी सी जो है वो ग्रेटर देन होगा एम पी सी से। चलिए, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन अ क्लोज इकोनॉमी विल बी। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 माइनस एम पी सी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ द वैल्यू ऑफ एम पी सी इज 0.9 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी। तो यही फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे 1/1 माइनस 0.9 है, 1 माइनस 0.9 घटाइएगा तो 0.1 आएगा नीचे, ऊपर 1 और इसको ऊपर भेजिएगा तो कितना आएगा आंसर? 10 आएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 इफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8 एंड नेशनल इनकम इज 5000 करोड़ द अमाउंट ऑफ सेविंग्स विल बी। ठीक है, देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है 0.8 है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन बाय आपका इनकम। तो ये कितना है? 0.8, यानी 8/10। यानी अगर आपका इनकम 10 है तो आप कंज्यूम कितना करें? 8, यानी सेव कितना करोगे? 2, 2/10।
ठीक है। और नेशनल इनकम है कितना, तो 5000 करोड़। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ से जीरो जीरो कट जाएगा, यहाँ पे इसको मतलब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 1000 करोड़ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आंसर। एमपीसी इज द स्लोप ऑफ, तो कंजम्पशन लाइन का स्लोप होता है एमपीसी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन देन द वैल्यू ऑफ सेविंग्स विल बी। तो इनकम अगर कंजम्पशन है, जितना आपने इनकम जितना आपने अर्न किया उतना आपने कंज्यूम भी कर लिया, तो सेविंग कहाँ गया, सेविंग तो जीरो हो गया, तो जीरो। आ जाइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, द वैल्यू ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर इज। ठीक है, टैक्स मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना होता है, तो ये आपको याद रखना है, माइनस एम पी सी बाई 1 माइनस एम पी सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, रीड द टू स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला, इफ एम पी सी 0.8 ए पी सी विल बी 0.2। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से ही कर देंगे क्योंकि उन्हें लगता है सम तो एक ही होगा, लेकिन याद रखिए यहाँ एम पी सी दिया एक तरफ, दूसरी तरफ ए पी सी दिया है। अगर एम पी सी और एम पी एस रहता तब ऐसा होता। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, उसका वैल्यू उसका सम एक आता है, ना कि इन दोनों का। तो यहाँ 0.2 एपीसी नहीं होगा, एपीएस होता तो सॉरी एमपीएस रहता तो मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ 0.2 नहीं होगा, ये वाला गलत है, पहला वाला फॉल्स है। उसके बाद आ जाइए, एमपीसी इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, गलत। एमपीसी जो है चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स के आपके फॉल्स है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देना जी क्वेश्चन नंबर 17, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विजिबल ट्रेड। और सर्विसेज का होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इनविजिबल ट्रेड। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक्स। सपोज अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड हैज़ अ डेफिसिट ऑफ इतना। एक कंट्री का इतना घाटा चल रहा है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि आपका इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है ना। तो 30,000 करोड़ का डेफिसिट चल रहा है। द कंट्रीज इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 5 टाइम्स इट्स एक्सपोर्ट। मतलब अगर हम लोग इसका जो है एक्सपोर्ट मान ले एक्स, ठीक है, मान लेते हैं इसका एक्सपोर्ट एक्स है, तो इसका इंपोर्ट कितना है, इससे 5 टाइम्स है, तो इंपोर्ट 5 टाइम्स है, 5x है। तो बोल रहा है कि कंट्रीज एक्सपोर्ट्स विल भी, तो कंट्री का एक्सपोर्ट कितना होगा, तो एक्सपोर्ट को हमने एक्स माना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, लेकिन हमें एक चीज़ दिया हुआ है कि घाटा 30,000 करोड़ है। घाटा का मतलब हम लोग जानते हैं कि एक तरफ इंपोर्ट, दूसरी तरफ क्या, एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट हमने एक्स माना हुआ है, इसका सम कितना होगा, 30,000 करोड़ के बराबर होगा। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 4x इज इक्वल टू 30,000 करोड़, है ना। अगर इसको काटेगा तो यहाँ पर आएगा आपका 7,500 करोड़। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, मैथ वगैरह देख के आपको घबराना नहीं है, एकदम इजी सा सम था। क्वेश्चन नंबर 19 है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, करेंट अकाउंट बैलेंस और फॉरेन बोरोइंग। तो आपको पता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो है हम लोग क्या लेते हैं, रिलेटेड टू मर्केंडाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, मर्चेंडाइज जो आपके होते हैं यानी गुड्स, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग लेते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग सब देखते हैं, गुड्स भी देखते हैं, सर्विसेज भी देखते हैं, इन्वेस्टमेंट लोन्स भी देखते हैं, सब देखते हैं। करेंट अकाउंट बैलेंस में हम लोग क्या देखते हैं, करेंट अकाउंट में बैलेंस में हम लोग देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ सर्विसेज। और फॉरेन बोरिंग में हम लोग क्या लेते हैं, फॉरेन बोरिंग एक तरीके का कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। तो यहाँ से आप लोग ऑप्शन से मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 20 अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, तो आपको पता है कि दो तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं, एक फिक्स्ड एक फ्लैक्सिबल। तो फिक्स्ड में आपको पता है कि गवर्नमेंट होते हैं या फिर जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, एक्सचेंज रेट को। तो यही है, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक डिटरमाइंस द एक्सचेंज रेट। देन आपका क्वेश्चन नंबर 21, द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो इसका रीज़न क्या था, तो इंपोर्ट ऑफ लो प्राइस्ड मशीन गुड्स, ये तो था ही, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी भी था। तो बोथ ए एंड बी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ विच ईयर इज डिस्क्राइब्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो याद रखिए कि हम लोग 1921 को बोलते हैं। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, यहाँ से फिर से स्टेटमेंट और रीज़न दिया हुआ है, द ब्रिटिश इम्पोज्ड नो टैरिफ ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। मतलब इंडिया से ब्रिटेन वो जो रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते थे उस पर कोई टैरिफ वो लोग नहीं लगाते थे। तो यही बिल्कुल सही बात है। अंडर कॉलोनियल रूल इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स फेस मैसिव डिस्ट्रक्शन। देखिए ये कॉन्सिक्वेंस है, ना कि एक रीज़न है। ठीक है तो सही बात है, ये सही है, लेकिन देखिए एक कॉन्सिक्वेंस है, रीज़न नहीं है। तो आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हु मेड द फर्स्ट रिलायबल डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक ड्रेन फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। आपको पता है दादा भाई
नौरोजी ने इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, along with economic development the proportion of population employed in the primary sector decreases and the proportion employed in secondary and service sectors increases. This theory is known as, तो इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं क्लार्क फिशर थ्योरी। उसके बाद ये यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ चाइना में, तो आपको पता है 1950 से 51 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हेन वाज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस, तो ये 1948 में आया था, ठीक है, याद रखिएगा 1948। अगर दूसरा पूछेगा तो याद रखिएगा 1956 में आया था दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 28, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, तो आपको पता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ऑप्शन में रहता सीजनल ना रहता तो डिस्गाइज्ड हम लोग करते हैं। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर फिर से कॉलम वाला दिया हुआ है, एक दिया हुआ रेगुलर वर्कर्स, तो याद रखिएगा रेगुलर वर्कर्स को हम मिलता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, और यहाँ पर देखिए कैजुअल वर्कर्स है, मतलब वही जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उनको इस तरीके का कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलता। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का देखिए यहाँ फॉर्मूला भी दिया हुआ है, टोटल वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, और जो बच गया पार्ट ऑफ वर्कर्स वर्कफोर्स एम्प्लॉयड, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्कफोर्स। तो आप लोग यहाँ से नीचे ऑप्शन से मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्टेटमेंट और रीजन फिर से, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया, देयर इज़ अ लैक ऑफ जॉब्स मैचिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है, और ये इसका रीज़न भी है क्योंकि इंडिया में आप देखिएगा तो वैसा एजुकेशन नहीं है जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करे, और यही वजह कि इंडिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट खासकर अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, विच सेक्टर हैज़ डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर लिबरलाइजेशन, तो याद रखिएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सेक्टर सबसे ज़्यादा डेवलप किया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ईयर वाज द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी अडॉप्टेड इन चाइना, तो 1958 में अडॉप्ट किया गया। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इंक्लूड, तो सडन इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी सही है, इंक्रीज इन लैंड एरिया अंडर क्रॉप कल्टिवेशन सही है, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन ये भी सही है, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, तो आपको पता है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, ये रूरल बैंक हो गए, ये सब फॉर्मल सोर्स है, लेकिन इनफॉर्मल की बात करें तो वही मनी लेंडर से लेना ये सब। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वही प्रोवाइडिंग मिनिमम एश्योर्ड प्राइस टू फार्मर्स, फार्मर्स को उनके क्रॉप्स का कम से कम प्राइस, कम से कम रेमुनरेशन दिया जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ईयर वॉज ऑपरेशन बारगा इम्प्लीमेंटेड इन वेस्ट बंगाल, तो याद रखिएगा 1978 में इम्प्लीमेंट हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन विच ईयर वाज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, तो 1965 में एस्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद एक और असर्शन रीजन है, रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया वाज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन ड्यू टू फार्म मैकेनाइजेशन, ट्रू है। सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन लार्जली डिपेंड ऑन HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मॉडर्नाइजेशन, ये भी ट्रू है। आप बोलिए तो क्या ये इसका रीज़न बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, HYV सीड्स ये सब का इस्तेमाल किया, जिससे हमें इसका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए उसके बाद आज के सेशन का आखिरी दो क्वेश्चन 39, अ कोऑपरेटिव बैंक बिल्ड फॉर रूरल क्रेडिट अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स इज कॉल्ड, तो याद रखिएगा जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स में करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, शॉर्ट में DCCB। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मेजर्स अडॉप्टेड इन 1991, तो रिडक्शन इन एग्रीकल्चर सब्सिडीज ये तो अडॉप्ट किया गया था, हमसे पूछा क्या अडॉप्ट नहीं किया गया था, रिडक्शन इन डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ये भी किया गया था, मतलब गवर्नमेंट खुद का इन्वेस्टमेंट का कम करने लगा, रिडक्शन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा था, ठीक है ना, तो ये मतलब वही पूछा, नॉट, कौन नहीं है इसमें से, तो ऑप्शन सी। तो आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, ये खुद आपकी ABTA का पेपर है, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना आप लोग। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।